14 अप्रैल 1912 की रात आरएमएस टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक से शांति से गुजर रहा था। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन अंधेरे में खतरा छिपा था। रात के 11:40 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने आगे कुछ देखा। उसने 3 बार चेतावनी घंटी बजाई। आगे आइसबर्ग है, वो चिल्लाया। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने इंजन रूम को इंजन्स रिवर्स करने का भी आदेश दिया। जहाज मुड़ना शुरू हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर केवल 37 सेकंड तक चली, लेकिन यह जहाज की किस्मत का फैसला करने के लिए काफी था। पानी अंदर भरने लगा। अकल्पनीय टाइटैनिक बर्बाद हो गया था। टाइटैनिक के पास अफ्लोट रहने के लिए 3 घंटे से भी कम समय बचा था। टाइटैनिक को डुबोने वाले आइसबर्ग का सफर बहुत लंबा और जटिल था। इसकी शुरुआत ग्रीनलैंड में हुई थी, जो बर्फ की विशाल चादरों का घर है। ग्रीनलैंड विशाल बर्फ की चादरों का घर है, जो सदियों से यहां जमी हुई हैं। ये चादरें लगातार समुद्र में आइसबर्ग्स गिराती रहती हैं, जो फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। टाइटैनिक का आइसबर्ग संभवतः ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक ग्लेशियर से टूटा था, और यह प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय होती है। यह टक्कर से लगभग 2 से 3 साल पहले हुआ होगा, जब यह विशाल बर्फ का टुकड़ा समुद्र में गिरा। एक बार पानी में आने के बाद आइसबर्ग ने दक्षिण की ओर अपनी लंबी और ठंडी यात्रा शुरू कर दी। इसे समुद्री धाराओं द्वारा बहाकर ले जाया गया था, जो इसे अपनी दिशा में ले जाती हैं। लैब्राडोर करंट इसे कनाडा के तट तक ले आई, जहां से इसकी यात्रा और भी रोमांचक हो गई। फिर गल्फ स्ट्रीम ने इसे पूर्व की ओर धकेल दिया, जिससे यह और भी आगे बढ़ गया। अप्रैल 1912 तक यह उत्तरी अटलांटिक के शिपिंग लेन्स तक पहुंच चुका था, जहां कई जहाज गुजरते थे। इस क्षेत्र को आइसबर्ग एली के रूप में जाना जाता है, जो आइसबर्ग्स के लिए कुख्यात है। यह जहाजों के लिए एक खतरनाक जगह है, खासकर वसंत ऋतु में, जब आइसबर्ग्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे यह यात्रा करता रहा, आइसबर्ग पिघलता गया और उसका आकार बदलता गया, लेकिन यह अभी भी विशाल था। जब तक यह टाइटैनिक से मिला, यह तब से बहुत छोटा हो गया था जब यह शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। लेकिन यह अभी भी विनाशकारी क्षति का कारण बनने के लिए काफी बड़ा था, और टाइटैनिक के लिए घातक साबित हुआ। टाइटैनिक के आइसबर्ग की कहानी प्रकृति की शक्ति और उसकी अनिश्चितता की याद दिलाती है, जो हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। टाइटैनिक आपदा के बारे में एक दिलचस्प थ्योरी चांद से जुड़ी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक दुर्लभ चंद्र घटना ने त्रासदी में योगदान दिया। इस घटना को सुपरमून कहा जाता है। यह तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है। यह निकटता चंद्रमा को बड़ा और चमकीला दिखाती है। यह पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल को भी बढ़ाता है। 4 जनवरी 1912 को सुपरमून था। यह 1400 वर्षों में चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट का दृष्टिकोण था। यह घटना टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीने पहले ही हुई थी। बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण बल ने समुद्र के ज्वार और धाराओं को प्रभावित किया होगा। हो सकता है कि इन ज्वारों ने ग्रीनलैंड के तट से आइसबर्ग्स को हटा दिया हो। यह समझा सकता है कि उस अप्रैल में शिपिंग लेन्स में इतने सारे आइसबर्ग्स क्यों थे। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह महज एक थ्योरी है। भले ही सुपरमून का सिद्धांत प्राकृतिक शक्तियों की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के साथ खत्म नहीं हुई। ये मलबे आज भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक बैक्टीरिया के बारे में है। ये छोटे जीव धीरे धीरे टाइटैनिक के अवशेषों को खा रहे हैं। वे प्रसिद्ध जहाज को जंग में बदल रहे हैं। बैक्टीरिया पहली बार 1991 में खोजे गए थे। वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के हल से लटके हुए रस्टिकल्स पाए। रस्टिकल्स देखने में बर्फ के टुकड़ों जैसे लगते हैं, लेकिन ये जंग से बने होते हैं। ये आयरन ईटिंग बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जहाज के लोहे और स्टील को खाते हैं। ऐसा करने पर वे अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जंग का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे 50 से 100 वर्षों के भीतर पूरे मलबे को खा सकते हैं। बैक्टीरिया हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली जहाज भी प्रकृति के सबसे छोटे जीवों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। भाग 5, सिनेमाई जीवन रक्षा। डॉर्थी गिब्सन की टाइटैनिक की कहानी। टाइटैनिक के बचे लोगों में
डॉर्थी गिब्सन नाम की एक उल्लेखनीय महिला थी। वह एक अमेरिकी मूक फिल्म अभिनेत्री थी। गिब्सन न केवल आपदा से बची बल्कि इसके बारे में एक फिल्म में भी अभिनय किया। यह फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक डूबने के बाद केवल 29 दिनों में रिलीज हुई थी। यह टाइटैनिक आपदा के बारे में बनाई गई पहली फिल्म थी। टाइटैनिक पर गिब्सन का अनुभव भयावह था। वह लाउंज में ब्रिज खेल रही थी, तभी जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। वह जहाज छोड़ने वाली पहली लाइफ बोट में सवार होकर बच निकली। यह लाइफ बोट 7 थी, जो 12:40 पर रवाना हुई थी। गिब्सन उन 28 लोगों में से एक थी जो 65 लोगों के लिए डिजाइन की गई नाव में सवार थी। न्यूयॉर्क लौटने पर गिब्सन ने तुरंत फिल्म पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने खुद पटकथा लिखी। दुख की बात है कि सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक अब एक खोई हुई फिल्म है। अपने नुकसान के बावजूद फिल्म सिनेमा के इतिहास में एक अनोखे पल का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 6 भविष्य सूचक कल्पना, फ्यूटिलिटी और टाइटैनिक की हकीकत। यह अध्याय हमें एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी में ले जाता है। टाइटैनिक से जुड़े सबसे अजीब संयोगों में से एक किताब शामिल है जो एक उपन्यास के रूप में लिखी गई थी। 1898 में टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक उपन्यास लिखा था जो बाद में एक भविष्यवाणी के रूप में देखा गया। इसे फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन कहा जाता था। यह उपन्यास एक काल्पनिक समुद्री आपदा की कहानी बताता है। कहानी वास्तविक टाइटैनिक आपदा से एक अजीब समानता रखती है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। समानताएं इतनी अधिक हैं कि कुछ लोगों ने इसे भविष्य सूचक कहा है। ये उपन्यास और वास्तविक घटना के बीच की समानताएं चौंकाने वाली हैं। रॉबर्टसन की कहानी में टाइटन नामक एक विशाल समुद्री जहाज उत्तरी अटलांटिक में डूब जाता है, जो टाइटैनिक की कहानी से मेल खाता है। टाइटैनिक की तरह टाइटन को भी अकल्पनीय बताया गया था और इसे भी अडूबने वाला माना गया था। यह लगभग टाइटैनिक के आकार का था, जो इसे और भी अधिक समान बनाता है। यहाँ तक कि इसमें लाइफ बोट्स की भी उतनी ही कमी थी, जो एक और चौंकाने वाली समानता है। काल्पनिक जहाज अप्रैल में एक आइसबर्ग से टकरा गया, ठीक असली टाइटैनिक की तरह, जिससे यह और भी अधिक रहस्यमय हो जाता है। यह जान माल के भारी नुकसान के साथ डूब गया, जो एक और समानता है। टाइटैनिक 800 फीट लंबा था, जबकि टाइटन 882.5 फीट लंबा था, जो इसे और भी अधिक समान बनाता है। इन समानताओं ने बहुत अधिक अटकलों को जन्म दिया है और कई लोगों ने इसे एक रहस्यमय भविष्यवाणी के रूप में देखा है। कुछ लोग इसे भविष्य की एक भयानक भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाता है। स्पष्टीकरण जो भी हो, फ्यूटिलिटी टाइटैनिक की कहानी में एक आकर्षक फुटनोट बना हुआ है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। भाग 7 त्रासदी के बीच प्यार, टाइटैनिक पर असल जिंदगी के रोमांस। टाइटैनिक आपदा एक त्रासदी थी, लेकिन यह प्यार और समर्पण के कृत्यों की पृष्ठभूमि भी थी। कई जोड़ों ने एक साथ संकट का सामना किया। कुछ हमेशा के लिए अलग हो गए, जबकि अन्य अपनी कहानियां सुनाने के लिए बच गए। ये वास्तविक जीवन की प्रेम कहानियां आपदा में एक मार्मिक मानवीय आयाम जोड़ती हैं। टाइटैनिक के सबसे प्रसिद्ध जोड़ों में से एक इजिडोर और आइडा स्ट्राउस थे। इजिडोर मैसीज डिपार्टमेंट स्टोर के सह मालिक थे। इस जोड़े की शादी को 41 साल हो चुके थे। जब जहाज डूबने लगा तो आइडा ने इजिडोर का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी नौकरानी को लाइफ बोट में अपनी जगह दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि जहाज के नीचे जाते समय दंपति डेक पर हाथ में हाथ डाले खड़े थे। एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण पौराणिक हो गया। टाइटैनिक की सभी प्रेम कहानियां त्रासदी में समाप्त नहीं हुई। उनकी कहानी से पता चलता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा और प्रेम उभर सकते हैं। भाग 8 मिथक और किंवदंतियां, टाइटैनिक की शापित ममी। यह कहानी रहस्यमयी और रोमांचक है। टाइटैनिक आपदा ने कई मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ कहानियां इतनी विचित्र हैं कि वे सच्चाई से परे लगती हैं। सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक अनलकी ममी की कहानी है। यह कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। इस कहानी में दावा किया गया है कि एक प्राचीन मिस्र की कलाकृति के कारण जहाज डूब गया। यह कलाकृति एक मम्मी का ताबूत था। कहानी को खारिज कर दिया गया है, लेकिन यह लोगों की कल्पनाओं को अपनी चपेट में लेना जारी रखे हुए है। यह मिथक आज भी जीवित है। किंवदंती के अनुसार टाइटैनिक एक प्राचीन मिस्र की मम्मी के ताबूत के ढक्कन को ले जा रहा था।
ये ताबूत एक रहस्यमयी और शापित वस्तु थी। कहा जाता है कि यह कलाकृति शापित थी। इस श्राप ने कई लोगों की जान ली। माना जाता है कि इस अभिशाप ने जिस किसी के पास भी इसे रखा उस पर दुर्भाग्य ला दिया। यह श्राप बहुत ही शक्तिशाली था। कहानी में दावा किया गया है कि मम्मी के श्राप के कारण टाइटैनिक डूब गया। यह एक भयानक और दुखद घटना थी। कुछ संस्करणों में तो यह भी कहा गया है कि मम्मी की बुरी आत्मा द्वारा हिमखंड को बुलाया गया था। यह आत्मा बहुत ही खतरनाक थी। हकीकत में टाइटैनिक पर कोई मम्मी नहीं थी। यह केवल एक मिथक है। झूठी होने के बावजूद मम्मी के श्राप की कहानी बनी रहती है। यह कहानी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि आपदाओं के इर्द गिर्द मिथक कैसे पनपते हैं। ये मिथक समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। अनलकी मम्मी की कहानी हमें सनसनीखेज दावों के प्रति आलोचनात्मक होने की याद दिलाती है। हमें हमेशा तथ्यों की जांच करनी चाहिए।